शाम 4 बजे विजय विक्रम सिंह ने इंस्पेक्टर अभिजीत और दया को संवाद इंटरोगेशन रूम में बुलाया। पढ़ रहा था कि 92 में शायद सीआईडी पहली बार 98 में सर, 92 में पायलट शूट हुआ। पायलट शूट या 92 93 में, फिर 98 में वो फाइनली रिलीज हुआ और दरवाज़ा तोड़ते तोड़ते आप 192 देशों तक पहुंच गए। नेटफ्लिक्स पे आने Netflix लगे के जरिए। नेटफ्लिक्स के जरिए आने बोला कौन है दरवाजा तोड़ने वाला कारपेंटर, ये भी ठीक है। That's okay। लगे। कितना फर्क आ गया है सोनी से नेटफ्लिक्स पे आने में? देखने वाले को नजरिया होगा और बाकी तो सेम है सर। हाँ, प्लेटफॉर्म अलग होगा। प्लेटफॉर्म अलग शायद रीच बढ़ गई, लोग ज़्यादा लोग देखने लगे होंगे। नेटफ्लिक्स वाली अलग एक्टिंग हम नहीं कर रहे। नहीं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। तो ये जर्नी जो थिएटर वाली थी, ये शुरू कहाँ से हुई? होम टाउन से शुरू हो गई थी। मैं प्रयागराज का हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत शुरू की, फिर मैं दिल्ली आ गया श्री राम सेंटर रेपर्टरी कंपनी में, वहाँ 5 साल प्रोफेशनल थिएटर किया। तो वहीं पे बैंडिट क्वीन हो गई थी 92 में, जो आप बता रहे थे। तो आई डिड माई फर्स्ट फिल्म बैंडिट क्वीन। जी, सर से दरवाज़ा तोड़ना और रोहित शेट्टी यूनिवर्स, इसकी बात करें और आपसे ब्लैक फ्राइडे की बात ना करें तो फिर अधूरा है। मतलब वाइल्ड शूटिंग तो पता नहीं था क्या बन रहा है। मतलब बुक तो सबने पढ़ी, के मेनन वाज देयर, एंड नटी के साथ, जो नटराजन कैमरामैन के साथ, वो कैमरे छुपा के कैंडिड शूट करना, जैसे हम लोग सीआईडी में बहुत करते हैं। काम करते गए और अनुराग, मेरे ख्याल है उस समय तो दिमाग में सिर्फ काम करना था। काम मिल रहा है, तो नहीं मिले तो प्रॉब्लम होती है, मिले तो भी प्रॉब्लम। मिलने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छी। काम करने निकले थे घर से, काम करना है। और क्या काम कर रहे हैं, कमाल। हेलो नॉक नॉक कौन है के लिए आदित्य श्रीवास्तव और दयानंद शेट्टी हमारे साथ में है। हम लोग टीवी वाले, हम लोग टीवी से आगे नहीं सोचते। बोले हाँ इसको सीरियल में करना है, बोला नहीं तो फिल्म का कंटेंट है। बोला हाँ फिल्म भी अच्छा है, अगर 2 घंटे का कुछ बनाते हैं तो इट्स अ गुड कंटेंट। तो वहां से वो जर्मिनेट हुआ, जर्म वहां पे पहली बार गिरा। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या वो एक ट्रिगर था कि यार ये मुझे करनी है ये फिल्म? फिश मच्छी। वी आर प्लानिंग टू मेक अ फिल्म ऑन सीआईडी, तो वो भी हमने कोशिश किया, पूरा स्क्रिप्ट हमने रेडी किया, एंड वी आर प्लानिंग टू शूट अ फिल्म। दया सर, आप आते हैं साउथ इंडिया से, आपकी जर्नी कैसी रही? बॉम्बे आना कैसे हुआ? सर मेरा सिर्फ बर्थ मैंगलोर का है, ओके, a place in Mangalore called Shirwa. जी। I was born there. My father was a sportsman. वेट लिफ्टिंग करते थे वो, तो पढ़ाई में तो मैं आउटस्टैंडिंग था, मतलब स्कूल के बाहर ही रहता था ज़्यादा। तो क्लासेस के अंदर बहुत कम जाता था। उसके बाद स्कूलिंग एंड एजुकेशन सब मुंबई में हुआ। जो बच्चे हमारे साथ हुआ करते थे वो थोड़ा टिपिकल स्लम एरियाज के, तो उनकी लैंग्वेज अलग होती थी। एक सेंटेंस में 4 गालियों से समझ जाते थे कि क्या बोलना चाहता है वो। ये जो इंटरेस्ट था अभिनय की तरफ, शुरू से था? सर मैं वही हमेशा बोलता हूँ, डेस्टिनीज चाइल्ड, जहाँ सड़क ले जाता मैं निकल जाता हूँ। मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता कि मुझे यही करना है। चलते चलते कुछ और मिल गया तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, वैसा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सप्लोरेशन। वन वर्ड फॉर हमारे प्यारे एसीपी प्रद्युम्न। वो मतलब गार्जियन है सीआईडी के। ही इज अ जनरेटर ऑफ सीआईडी। ही इज अ ब्रेन व्हिच कनेक्ट्स द एंटायर बॉडी हमारा। तो उनके लिए एक लाइन, जो फैंस हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है हमेशा से आप। सर उनके लिए लाइन का, हमारा लाइफ उनके लिए। अरे लाइन बहुत छोटी चीज़ है। दोनों में सीरियस कौन है और ज़्यादा? अरे नीलेश, दरवाज़ा चेक कर लो जरा, टूटा है कि नहीं? ठीक है, अभी तक ठीक है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि एक अभिनेता की ज़िंदगी में ना एक ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा किरदार करने को मिले जो किरदार उनकी पहचान बन जाए, और ये है दोधारी तलवार। क्योंकि अगर ऐसा कोई किरदार आपको मिल गया, फिर उससे अपने आप को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दरवाजे का सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियतें बैठी हैं जिनमें से एक मशहूर थे दरवाज़ा तोड़ने के लिए और एक मशहूर थे अपने एसीपी के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आज वो हमसे संवाद करने आए हैं एक बहुत ख़ास फिल्म को लेकर। हेलो नॉक नॉक कौन है? दयानंद शेट्टी, आदित्य श्रीवास्तव जी, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुरुआत वहीं से करते हैं। दरवाज़ा तोड़ना आपके साथ जुड़ गया है और एसीपी प्रद्युम्न के सवालों का जवाब देना आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन आप उन बहुत कम अभिनेताओं में से आप दोनों हैं who have managed to shrug this off as well very, अब easily तो नहीं कहूँगा, वो क्या पापड़ बेलने वाले पड़े वो तो आप ही बता सकते हैं,
कितना इसके पीछे प्रयास था और कितना ही ऑर्गेनिक हुआ? तो ये तो लंबी जर्नी है, जी। एक्टर की लाइफ भी उसका काम जर्नी ही है, मंजिल तो कोई होती नहीं है। तो क्या हमें तो हमें भी थोड़ी ना पता था ये क्या होने वाला है हमारी लाइफ में। तो जब शुरुआत में साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 5 साल निकल गया, 20, 22, 25, 30, 28 साल हो गए, तो ये पता नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये 2-धारी तलवार है। एक्टर क्रेव करता रहता है कि उसको लोग पहचानें, उसके काम को सराहें, और फिर एक समय के बाद वो थोड़ा शोल्डर पे भी आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ और काम बीच बीच में करते रहे ताकि मोनोटनी ना आए। लेकिन काम करने में अभी भी बहुत मज़ा आता है, इसलिए उस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमको सेट पे जाना, हमको काम करना, हमको एक्शन करना, बहुत सारे इसमें कलर्स हैं ना, इसके लिए वो बोर नहीं होता। वो तो अलग स्टोरी, अलग लोकेशन, अलग लोग, सेट ऑफ एक्टर्स एवरी टाइम। तो वो चलता रहा, कारवां चल रहा है। दया सर, आपके लिए कैसी रही है ये जर्नी और कितना आसान था उससे निकलना या मुश्किल था उससे निकलना? नहीं, निकलना तब होता है जब आप कहीं घुसे होते हो। जब घुसना ही नहीं तो निकलना कहाँ से? तो जो ये बैगेज आपके दिमाग में होता है कि मैं एक्टर हूँ या मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो वो जब आप में अंदर क्रीप करता है तब जाके आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं, है ना। जब आप सोचने लगते हैं मैंने कोई काम किया, उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम है ये बैठ के सोचने में कि भाई ये तो मतलब 2-धारी तलवार है, ये तो टैग लग गया मुझ पे। जब आप सोचोगे तो आप उसमें घुसोगे। जब आपको सोचना ही नहीं है तो इट्स ओके। कौन क्या बोलता है, कौन कैसे आपको टाइप क्लास करता है, अभी कहीं भी जाओ ये लाइन सुनने में आता है, कान में पड़ता है, दया दरवाज़ा तोड़ दे। देखा, हाय किया, नमस्कार, निकल जाओ। अगर वहीं बैठ के सोच के आप उसको मतलब सोचते हो इसको मैं क्या जवाब दूँ, तो आप फंसे रह जाओगे उसे। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर यू बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो नेग्लिजिबल है। दरवाज़ा बहुत लोगों ने तोड़ा, बहुत लोग आज भी तोड़ रहे हैं, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग सीरियल्स में तोड़ रहे हैं, मगर ये टैग मेरे साथ चिपक गया। यहां तक कि फिल्म का टाइटल भी चिपक गया। देखो, इट्स नॉक नॉक कौन है? नॉक नॉक आप कहाँ करोगे? जमीन पुते नहीं करोगे, आप दरवाजे पे ही करोगे। इनडायरेक्टली बिना नाम सामने आए, एसोसिएशन डोर के साथ ही है। तो शायद कुछ लिखा होगा मेरे साथ दरवाजे का, यहां तक के काम भी आता है इसके बाहर, तो बोलते सर दरवाजा तोड़ना है, कितना लेंगे आप? तो मैं क्या करूं? What can we do? No, but that's a beautiful way of looking at it. See, when you have nothing to lose or you're against the wall, then you fight. वो ठीक है भाई। और अब ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को फायदा इसी दरवाजे से हो रहा है, तो मैं क्यों उसको नेगेटिवली लूँ? इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बहुत अच्छी बात है। दरवाजा बनता रहेगा जब तक लाइफ है। तो शायद दया तब तक रहेगा, गॉड नोस क्या है। और दरवाज़ा तोड़ते तोड़ते आप 192 देशों तक पहुंच गए। नेटफ्लिक्स पे आने लगे। के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए आने बोला कौन है दरवाजा तोड़ने वाला कारपेंटर? ये भी ठीक है। दैट्स ओके। फिल्म की बात करते हैं। फिल्म में क्या है किरदार और कहाँ शुरुआत हुई इस कहानी की? फिल्म की आपको अप्रोच किया गया? नहीं, हम लोग कोविड से कुछ समय पहले हम लोग मिले थे, आदित्य सर, मैं, हम लोग सिंह साहब के घर पे गए थे शायद, है ना, डिनर के लिए। वहीं पे हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे बीपी सिंह साहब जो सीआईडी के क्रिएटर हैं। जी, हाँ, ही इज जो कॉन्सेप्ट पूरा क्रिएट किया था सीआईडी का, बस बीपी सिंह साहब। उनके घर पे डिनर के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब प्रबल बरवा, ही वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड राइटर ऑन द शो सीआईडी पे, तो वो भी आए थे मिलने के लिए। तो ऐसे नीचे बैठ के गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, कुछ मैंने क्रिएट किया, बिकॉज अच्छा लिखते हैं वो, एंड स्पेशली क्लोज रूम जो मिस्ट्रीज ड्रामाज होते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो उन्होंने हमको ऐसे बैठे बैठा एक कॉन्सेप्ट सुना दिया, बोला ऐसा 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 ऐसा, एंड वी वर लाइक लिसनिंग टू द स्टोरी। बोला यार बड़ा एक्साइटिंग है, बहुत अच्छा है ये, तो यू शुड करना चाहिए इसको। हम लोग टीवी वाले, हम लोग टीवी से आगे नहीं सोचते। बोले हाँ इसको सीरियल में करना है। बोला नहीं नहीं, तो फिल्म का कंटेंट है। बोला हाँ फिल्म भी अच्छा है, अगर 2 घंटे का कुछ बनाते हैं तो इट्स अ गुड कंटेंट। तो वहाँ से वो जर्मिनेट हुआ, जर्म वहाँ पे पहली बार गिरा। फिर कोविड के बाद फिर मिले हम लोग। बोला सर वो क्या हो गया आपका स्टोरी का कुछ? बोला हाँ हाँ करना है। देन वी स्टार्टेड पिचिंग, सोचा प्रोड्यूसर्स कहीं से यहाँ वहाँ से करेंगे, बट अल्टीमेटली वी थॉट कि विल गो विद द प्रोडक्शन, हम ही कर लेंगे। एंड सर के दिमाग में क्लियर था, आदित्य सर है, मैं हूँ और कुछ आर्टिस्ट को लेके,
तो उनका विजन क्लियर था कि ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है इस फिल्म में, अराउंड 7 कैरेक्टर्स हैं एंड इट्स एक दिन का स्टोरी है, घर के अंदर और थोड़ा घर के बाहर का, एंड इट्स क्या बोलते हैं, इट्स अ मिस्ट्री, थ्रिलर मिस्ट्री। तो हर चीज़ उनके दिमाग में क्लियर था, और प्रोडक्शन में भी हम जब देख रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तामझाम है इसमें, तो वी शुड गो फॉर इट। एंड स्टोरी वॉज द किंग, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो वी वेंट फॉर इट। सर क्योंकि सर ने बता दिया कि थ्रिलर मिस्ट्री है, तो फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा तो आपसे नहीं सवाल पूछूंगा, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या वो एक ट्रिगर था कि यार ये मुझे करनी है ये फिल्म? फिश। मच्छी। प्रभाल सर ने हमें ये अपने घर में बुलाया हाँ, कि मैंने मछली बनाई है, आ जाओ। तो पहली बार उन्होंने वो सो लंच में एक्चुअली मुझे सुनाया था ये कॉन्सेप्ट। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है ये। प्रभाल के राइटिंग थोड़ा सा अलग, कुछ प्लॉट अलग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए, तो ये बड़ी यूनिक सी स्टोरी थी। फिर वो हम लोग साथ में मिले और ये लंबी एक जद्दोजहद होती है सिनेमा को तैयार करने में, फ्लोर तक आने में, रिलीज़ करने में। तो फिर दया ने उसमें कदम रखा, उन्होंने बैक किया, उस पिक्चर को प्रोड्यूस किया, तो आज यहाँ तक आए। तो ये बहुत बाद में पूछना मतलब हमने जो सवाल हमें नीलेश ने लिख के दिए हैं उसमें आपकी प्रोडक्शन जर्नी पे भी था सवाल, वो बहुत बाद में था, पर क्योंकि प्रोडक्शन की बात हो गई है तो ये भी एक कॉन्शियस डिसीजन था कि क्योंकि अब मैं भी 5 साल से अभिनय कर रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया है कि बहुत इतना अनसर्टन है। मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा एक इस्टेब्लिश वॉइसिंग करियर है, तो मैं क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ इसमें। तो क्या ये अनसर्टेनिटी आपको प्रोडक्शन की तरफ ले गई, या एक जुनून था कि कुछ अपना बनाएंगे ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था। इट इज़ जस्ट दैट फिल्म बनानी थी। हमने कपल ऑफ पीपल्स, हमने जस्ट मिले, वहाँ से बाउंस किया हमने। उनके सवाल बहुत होते हैं, ये कैसे होगा, इसका इतना दिन क्यों, ये सेट इतना दिन क्यों, ये सेट का इतना खर्चा क्यों, यू नो लॉट ऑफ सवाल। क्रिएटिवली जब कोई काम करने जाते हैं तो पैसे की बात आती है तो शायद हर आदमी थोड़ा बिदक जाता है, यार ये क्या चल रहा है हर चीज़ में, यू नो बाटर एक्सचेंज या वानी का जो परचूरन की दुकान में जाते हैं ना, वैसा वाला होता तो अच्छा नहीं लगता। तो हमको लगा कि इट हैज़ टू बी थोड़ा लिबरल होना चाहिए हर चीज़ को लेके, जहाँ पैसे की बात हो, कोई ज़्यादा नोक झोंक ना हो। तो हमने फाइनेंसेस अरेंज करना था, वो हमने देखा कि भाई ये सॉर्ट हो सकता है, ये हमारा बजट है, इस डूएबल है, कर सकते हैं इसको। और प्रबल सर ने बोला डोंट वरी, हम लोग करते हैं उसको अच्छे से, और इतने स्टार्टिंग में अपना इतना बजट है, तो हमने वो पूरा वर्क किया था उसके ऊपर। एंड हमारी जो टीम थी प्रोडक्शन की, और वो CID में पहले कर चुके थे सब, तो वी न्यू हाउ एफिशिएंट दे वर मच बेटर देन जितने भी फिल्म के यूनिट्स होते हैं, उनके जो प्रोडक्शन वाले जो होते हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंट, बिकॉज द टाइप ऑफ वर्क दे हैव बीन डूइंग ऑन द स्ट्रीट, ऑन द रोड, ओपन में, कहीं पे, दे वर ब्रिलियंट। तो दे न्यू द जॉब। तो जब उनको बोला जाता है कि हमारा ये प्रीमाइस है, ये बजट है, इतने में अपने को बिठाना है, तो दे सॉर्ट इट आउट अकॉर्डिंगली। सर ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दे वर क्लियर अबाउट इट। तो कहीं भी ऐसा सेकंड थॉट क्या होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टर वो सॉर्टेड, हमारा पूरा क्रू टीम सॉर्टेड था, आर्टिस्ट जितने कास्ट हो सब सॉर्टेड था, फाइनेंसेस सॉर्टेड, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एज अ प्रोड्यूसर वो अभी भी मुझे सिंक इन नहीं हो रहा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। आई स्टिल फील आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम एन एक्टर। हाँ, वो एक टैग लग गया था शक्ति प्रोडक्शंस। अदर देन दैट एज अ प्रोड्यूसर आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। लेकिन प्रोडक्शन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है और स्ट्रेस भी लाता है। कभी हुआ कि वो स्ट्रेस आया हो सेट पर, स्ट्रेस एक्टर दया के ऊपर? स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो है, अगर नहीं लोगे तो कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज, तो ऐसा है। अगर गया भी ठीक है, बॉदर नहीं करने का। इफ यू बॉदर योरसेल्फ यू गेट बॉदर्ड, ट्रू है ना। अगर मेरे नसीब का है तो लेके आएगा, जाना था तो जाएगा, 4 लोग खा के जाएंगे, क्या होगा, दैट्स फाइन। मन के जीते जीत है। हाँ, ओके, ब्यूटीफुल। सर तो आ गए हैं प्रोडक्शन में। आपकी जब शुरुआत हुई, जैसे मैंने पढ़ रहा था कि 92 में शायद CID पहली बार, 98 में सर, 92 में पायलट शूट हुआ, पायलट शूट, या 92-93 में, फिर 98 में वो फाइनली रिलीज हुआ। आपके साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था। ब्लैक फ्राइडे भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बन के, तो कभी जहन में आया कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत जगह आ गए, या
कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस या परेशानी दिमाग में कि नहीं यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? होता है ना, जब एक कोई चीज़ एक दो बार रिपीट हो जाती है तो आप कई बार अपने को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, या वो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत सीप इन करती है। तो कभी ऐसा हुआ इस दौर में? नहीं, कभी कभी नहीं। एक्टर आदमी है, काम करने निकले थे घर से, काम करना है। और क्या काम कर रहे हैं, कमाल। मुझे तो भक्षक का वो सीन नहीं भूलता है अभी भी। जब नेटफ्लिक्स पे आप उसको वो करो तो उसका ट्रेलर जब आता है तो आपका और भूमि वाला ही सीन चल रहा होता है उसमें। तो हम लोगों की शुरुआत थिएटर से हुई, और कोई हैंग ओवर नहीं है कि कुछ बनाया नहीं कि ऐसा होती है एक्टिंग, ऐसी होती है एक्टिंग। तो दिमाग में सिर्फ काम करना था। काम मिल रहा है, तो नहीं मिले तो प्रॉब्लम होती है, मिले तो भी प्रॉब्लम है। तो मिलने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छी है। तो आपने थिएटर की शुरुआत की बात करी, तो ये जर्नी जो थिएटर वाली थी ये शुरू कहाँ से हुई? होम टाउन से शुरू हो गई थी। मैं प्रयागराज का हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत शुरू किए, फिर मैं दिल्ली आ गया श्री राम सेंटर रेपर्टरी कंपनी में। वहाँ 5 साल प्रोफेशनल थिएटर किया, और वहीं पे बैंडिट क्वीन हो गई थी 92 में। जो आप बता रहे थे तो मुझे लगा शायद बैंडिट क्वीन की बात निकलेगी। तो आई डिड माय फर्स्ट फिल्म बैंडिट क्वीन। जी। उसके बाद 95 में मुंबई आ गए, फिर कहानी चलती रही। प्रयागराज की आपने बात करी, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, पड़ोसी हूँ आपका, कानपुर से हूँ। अच्छा, अरे वाह। और आप 92 में आपने मतलब आप 92 में इधर शिफ्ट कर लिया था आपने थिएटर की तरफ? 89 से 94 में श्री राम में था, दिल्ली में। 92 में बैंडिट क्वीन शूट हो रही। जिन शहरों से हम लोग आते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को प्रोफेशन तो माना ही नहीं जाता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी नहीं माना जाता है। रेजिस्टेंस था घर में? नहीं, यही होता तो कैसे, छोटे शहर से आदमी निकल ही नहीं सकता था। हाँ, तो और पीछे जाएं तो फादर साहब अपना गांव से निकले हुए लोग, फिर उन्होंने शहर में घर बनाया। तो मेरा ख्याल है वो प्रोग्रेसिव लोग वहाँ से, उनके फादर गांव में थे तो वो लोग शहर आए, उन्होंने नौकरियाँ की। हमने थोड़ा आगे बढ़ना चाहा तो रोका नहीं, किसी ने रोका नहीं। वो एक अच्छी बात थी। और आसपास कभी कोई इस तरह के सवाल या निशान नहीं उठे? क्योंकि हमारे शहरों में, इन छोटे शहरों में आसपास ज़्यादा चिंता होती है, अपने परिवार से ज़्यादा चिंता आसपास के लोगों को होती है। अरे क्या कर रहा है भैया ये लड़का तुम्हारा? हाँ, नहीं, लेकिन निकल गए तो निकल गए फिर। पर माहौल मिला प्रयागराज में? नहीं, है बहुत तगड़ा थिएटर का माहौल था। अच्छा। जब मैं शुरुआत किया था तो 5-7 थिएटर ग्रुप जो तो लगातार काम कर रहे थे, और मैं भी मतलब धीरे धीरे वो ग्रेजुएशन का क्लासेस में जाना कम हो गया। एक दिन में 2-2, 3-3 रिहर्सल। क्या बात। तो वो एक इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर फाइनली पता चला कि दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे पैसे भी मिलेंगे और काम भी करने को मिलेगा। देन आई शिफ्टेड टू, मतलब ट्राई किया श्री राम में, वहाँ हो गया। तो एक जर्नी थी, बस निकल गए। ब्यूटीफुल। दया सर, आप आते हैं साउथ इंडिया से, ना तो आपके एक्सेंट से बात पता चलती है, ना किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट से आप पता लगता है कि ज़रा भी कोई साउथ इंडियन टच है। आपकी जर्नी कैसी रही? बॉम्बे आना कैसे हुआ? सर मेरा सिर्फ बर्थ मैंगलोर का है। ओके। प्लेस इन मैंगलोर कॉल्ड शिरवा। जी। आई वाज बोर्न देयर। उसके बाद स्कूलिंग एंड एजुकेशन सब मुंबई में हुआ। ओके। बट यहाँ पर भी ऐसा था कि जो बच्चे हमारे साथ हुआ करते थे वो थोड़ा टिपिकल स्लम एरियाज के, तो उनकी लैंग्वेज अलग होती थी। एक सेंटेंस में 4 गाली है ना, वर्ब्स का कुछ तालमेल नहीं, 4 गालियाँ, उसमें 2 वर्ड्स होते थे। गालियों से समझ जाते थे कि क्या बोलना चाहता है वो। अच्छा, वैसा था। बट ठीक है, उनके साथ रह के हमारा भी वही हाल होता है, बिकॉज संगत का असर है। आप जैसे जिस माहौल में रहते हैं, जिस बच्चों के साथ आप उठते बैठते हैं, तो उनकी बोली कहीं ना तो कहीं वो खरबूजा वाला हिसाब किताब है, रंग पकड़ ही लेता है। बट जो भी बाकी लैंग्वेजेस में जो मैंने सीखा है, इवन जब पहली बार CID में ऑडिशन दिया था सिंह साहब को, उनका यही था कि साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है आपका। अच्छा। मतलब हाँ सर, साउथ इंडियन हूँ तो थोड़ा एक्सेंट तो होगा। बट यहाँ पे काम करके इनके साथ सर है, शिवाजी सर है, गुप्ता जी हैं, ये सब मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, तो इनके साथ रह के थोड़ा खरबूजे ने रंग पकड़ लिया साथ में, वही है। तो ये जो इंटरेस्ट था अभिनय की तरफ, ये शुरू से था, एक्सीडेंटल हुआ या? सर मैं वही हमेशा बोलता हूँ, डेस्टिनीज चाइल्ड, जहाँ सड़क ले जाता मैं निकल जाता हूँ। मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता कि मुझे यही करना है। चलते चलते कुछ और मिल गया तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, वैसा है।
दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सप्लोरेशन। हाँ हो कहाँ सकता है। जिंदगी जहाँ ले जाए। करके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखता लाइफ में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं जाना है। काफ़ी बड़े एम्बिशियस बच्चे होते हैं, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, घुड़सवारी वो सवारी। मैंने कुछ टाइम के लिए मैं कुछ थिएटर में मतलब थिएटर जाना भी हुआ, वो भी कॉन्शियस नहीं था कि कोई पकड़ के लेकर के तो मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो वहाँ पे बच्चे अच्छे फैमिली से घुड़सवारी कर रहा है और वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहा है, बैठ के वो वर्कशॉप कर रहा है। बोला क्या, बोला वो फलाने मंत्री का बेटा है और वो अभी उसको एक्टर बनना है, तो वो वहाँ से आया है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। आज तक आया नहीं बेचारा। प्रैक्टिस ही कर रहा है। प्रैक्टिस ही कर रहा होगा, अब उसके नसीब में नहीं था। जबकि गुड लुकिंग गाय, नाइस, सब ठीक ठाक था, पैसे भी थे, हर चीज़ थी, बट ही कुडंट मेक इट। दैट्स द रीजन, डेस्टिनीज चाइल्ड। हर आदमी अपना एक लेके आता है। वो सड़क आपको जाना हो नहीं जाना हो, अगर आपको जाना है तो कहीं से वो आपको क्या बोलते हैं, वर्लपूल आपको ला के वहाँ पे पटक देगा, भाई चल अब यहाँ से आगे निकल दो। ये बड़ी प्यारी बात कही आपने। ऑस्कर वाइल्ड करके एक राइटर हुए, उन्होंने सेम यही बात दूसरे शब्दों में कही थी कि उन्होंने कहा था कि इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, यू बिकमिंग दैट इज़ योर बिगेस्ट पनिशमेंट। ओके, कि अगर आपको पता है कि साहब हमें डॉक्टर बनना, बन गया आप डॉक्टर ना, तो क्यों? क्योंकि आप ग्रो करना छोड़ देते हो, आप एक्सप्लोर करना छोड़ देते हो। तो एक्सप्लोरेशन सिर्फ थिएटर की तरफ ही ले गया या बीच में कोई आया कहीं कुछ और भी? नहीं, माय फादर वाज अ स्पोर्ट्समैन। अच्छा। वेट लिफ्टिंग करते थे वो, तो पढ़ाई में तो मैं आउटस्टैंडिंग था, मतलब स्कूल के बाहर ही रहता था ज़्यादा। तो क्लासेस के अंदर बहुत कम जाता था। तो एकेडमिकली ऐसा कोई, आई वॉज नॉट अ डम गाय, बट मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज था मैं, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को पनिशमेंट में एक साल पनिशमेंट मिला था 6th स्टैंडर्ड में। बोला सामने बैठो लड़कियों के साथ। उस साल में 6th स्टैंडर्ड में 6th रैंक आया था, अदरवाइज मैं 50 to 53 पे रहता था हमेशा। तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है कभी कभार। तो वैसे ही ये कभी प्लान नहीं होता। डैडी ने किया वेट लिफ्टिंग और मैंने भी डैडी से कहा कि मैं भी करना चाहता हूँ, तो बोला नहीं मत करना बेटा, नॉट गुड, आई वोंट एडवाइज यू, गो फॉर समथिंग एल्स। देन आई स्टार्टेड डूइंग एथलेटिक्स। तो आई वाज डूइंग शॉर्ट पुट, आई वाज डूइंग डिस्कस थ्रो, आई वाज स्टेट चैंपियन 94 महाराष्ट्र स्टेट। बट अगेन वही है, उसमें भी एक टाइम तक लिखा होता है। तो कुछ इंजरीज की वजह से मैं आगे उसको परसू नहीं कर पाया। 94 के बाद मैं वेले बैठा था, ऐसे कुछ नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द इंजरी। एंड देन समथिंग हैपेंड, मुझे लगा शायद दैट वाजंट मेंट फॉर मी। देन शिफ्टेड टू समथिंग एल्स। मेरे फादर का बिजनेस था, तो आई हैज टू लुक आफ्टर दैट प्लेस, बट इतना मन नहीं करता था, तो वहाँ से कहीं और चला गया, वहाँ से कहीं और, फिर एक्टिंग में आ गया। और अभी मतलब पिछले 25-28 साल हो गए जो भी 98 से लगे हैं, तो ये तो चल ही रहा है CID, प्लस अभी प्रोड्यूसर बन गया। तो थोड़ा हिला के बताना पड़ता है। हाँ, मिल ही जाएगी मंजिल, यूं ही भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये इंतज़ार करते रहे कि सही मौका आएगा तब हम कुछ कर ले जाएंगे। आदित्य सर, ऑब्वियसली मिस्ट्री फिल्म है तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर क्या कैरेक्टर है ये और कितना अलग है? जो हमने आपको देखा जैसे भक्षक सुपर 30 में एक रंग था, फिर कहीं नेगेटिव रंग भी देखा है, कहीं कॉमेडी भी देखा है, CID में एक अलग रंग देखा है, कि इसमें कुछ जैसा आपने बोल ही दिया, मिस्ट्री फिल्म है, मिस्टीरियस कैरेक्टर है। अच्छा। इसमें 5-6 कैरेक्टर हैं, सब ग्रे शेड के हैं। तो चूँकि ये सस्पेंस थ्रिलर है तो कहानी और उस पर तो जा नहीं सकते ज़्यादा, बट हाँ, ये मैं बताना भूल गया। आप ये बता रहा हूँ कि 7 कैरेक्टर नहीं है, 8 कैरेक्टर हैं इसमें। अच्छा। एक कैरेक्टर दरवाज़ा है। नॉक और वो दरवाज़ा जिसको जो ये तोड़ नहीं पाते, नहीं तोड़ रहे हैं नहीं तोड़ रहे हैं, छोड़ दिया, नॉक कर रहे हैं क्योंकि तो वो नॉक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कहानी का जो पेस है, कहानी का जो नरेशन है, कैरेक्टर के बिहेवियर है, सब वो नॉक से बदल जाते हैं। जैसे एक फिल्म में कई बार नॉक होता है, जितनी बार नॉक होता है सब अपसाइड डाउन हो जाता है। तो है इसमें कहानी, हीरो वगैरह तो इसमें कोई है नहीं, ना हीरोइन है, सब कैरेक्टर्स हैं। और एक ऐसी सिचुएशन है जो एक घर के अंदर सब फंस चुके हैं और जाहिर सी बात है दरवाज़ा है और नॉक हो रहा है, मतलब बंद है। तो ऐसा मिस्ट्री है जो इसके अंदर मतलब आपने बंद की हुई है। इतना कुछ बोलने के बाद इतनी से एक हमें हिंट दिया कि दरवाज़ा बंद है और आप लोग दरवाजे के अंदर, बीच में खुलता भी है। अच्छा। फिर बंद हो जाता है। तो
इसकी शूट भी बड़ी मज़ेदार रही होगी, हाँ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग? मज़ेदार है, बहुत कंसंट्रेटेड एक ही जगह पे कहानी है एक्चुअली। तो दूसरा स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और एंसेंबल बहुत अच्छा था। सोनाली कुलकर्णी, बरखा, अपना जरीना बहाव जी, लिलीपुट जी। अरे वाह। तो एक अच्छे और इक्विप्ड एक्टर अगर आसपास हो तो काम करने में मज़ा भी आता है और आसान भी हो जाता है। और छोटी फिल्म है, देखा जाए तो बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में है, तो उसमें और मुश्किल भी हो जाती है बिकॉज मोनोटनी ब्रेक करना है आपको। डायरेक्टर जो है वो शॉट इवॉल्व कर रहे होते हैं, आपको भी लगता है कि एक जगह स्टक ना हो जाए, तो ये एक चैलेंज भी हो जाता है। जैसे अगर स्पेस बहुत है, अगर आप लोकेशन बहुत कट कर रहे हैं तो उसका पेस अलग होता है, लेकिन एक ही लोकेशन में बहुत सारी की चीज़ क्रिएट करना तो काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज रही है। कुछ ऐसा कर लें, कुछ वैसा कर लें, और टाइम फ्रेम भी है, तो उसमें मज़ा आया। अच्छे लोग थे, सब अच्छे कलाकार थे साथ में। तो लॉजिस्टिकली उतना चैलेंजिंग तो नहीं रहा वो? कितना समय लगा पूरी फिल्म को शूट होने में? हम लोग 14-15 डेज 15-17 दिन में किए थे। क्योंकि सर एक्शन सीक्वेंस कुछ है नहीं, गाने नहीं है जो मेजर टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें डायलॉग्स पूरे वेल इन एडवांस लिखे गए थे, स्क्रीन प्ले रेडी थे, और आर्टिस्ट वैसे सब द मोमेंट यू गिव द स्क्रिप्ट सब रेडी हो जाते हैं, तो इट वॉजंट टाइम कंज्यूमिंग। और हमारी टीम, डायरेक्टर्स, कैमरामैन पहले ही हर रेकी वेकी करके पूरा जो सेटअप लगाया था, तो एवरीथिंग वाज डिसाइडेड कि इस सीन में कहाँ कैमरा लगेगा, क्या शॉट्स लेने हैं, सब शॉट डिवीजन पूरा पहले से रेडी था। तो क्योंकि एक कंस्ट्रेंट बजट में भी बनाना है, तो पूरे एक आर्मी की तरह काम कर रहे थे इन टैंडम विद ईच अदर, तो कहीं भी कोई गूफ अप्स नहीं था, कहीं भी कोई मेसअप नहीं हुआ कोई चीज़ का, या ओवर शूट होना या टाइम बढ़ जाना, ऐसा बहुत कम हुआ मेरे अंदर से, ना के बराबरी। तो एवरीथिंग वेंट ऑन टाइम, और दैट इज श्योरली बिकॉज द एंटायर टीम वॉज प्रोफेशनल, जो मतलब काम के जानकार थे, चाहे वो डायरेक्शन के साथ हो या परफॉर्मेंस के साइड में हो, तो एवरीथिंग इन टैंडम विद ईच अदर। आई गेस कई बार चैलेंजेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटी बन के आते हैं कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो चलो फिर अच्छी से तैयारी करके जाते हैं ताकि कम से कम ब्लीडिंग कम से कम हो। नहीं, इसमें तो मेरे अंदर से कॉन्सेप्ट ही ऐसा था, स्टोरी, हाँ, इट डिडंट रिक्वायर दैट मच, इट वाज बेसिकली इंटेलिजेंट राइटिंग एंड द टाइमिंग, सिचुएशनल है हर चीज। दैट्स द रीजन यहाँ पे कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं है। ऐसे एक पॉइंट पे लगता है कि सोनाली है, कभी लगता है अरे ये आदित्य सर है क्या, नहीं शायद दया गड़बड़ लग रहा है। तो इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो शक की सुई है, इट कीप्स टर्निंग ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर। ओके, हाँ, तो ये क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों देख रही थी, तो इट कीप्स चेंजिंग। तो एंड तक आपको वो पता नहीं चलता है कि भाई इसमें ग्रे शेड कौन है, हु इज द ब्लैक शीप। ये मुझे याद दिलाता है, एक अभी मैंने एक वेब सीरीज देखी, परफेक्ट कपल करके, ओके, निकोल किडमैन की। अच्छा, बस उसमें फ़र्क ये है कि आप एक कमरे में हैं, वो एक रिजॉर्ट में है, जो उनका खुद का ही रिजॉर्ट है, और हर एपिसोड में आपको लगता है कि ये नहीं, ये मर्डरर होगा, ये नहीं। एंड यू राइटली सेड, इट्स द राइटिंग। अगर राइटिंग ज़रा से भी वीक हो तो फिर वो आप होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक और इत्तेफाक बताता हूँ, ये तीसरी फिल्म है एक हफ्ते में, जो 2 डिस्कशन मैंने मॉडरेट किए, एक में मैं गेस्ट था, जो 15 दिन में शूट हुई। अच्छा, एक जनावर करके फिल्म, मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल में था, तो उसमें 2 डिस्कशंस में था मैं। एक जनावर करके फिल्म थी, एग्जैक्टली 15 दिन। ही इज द डायरेक्टर ऑफ आवर शो जनावर, जिसने बनाई। अरे हाँ, सचिन सचिंद्र वत्स जी, सचिंद्र वत्स और भुवन अरोड़ा। तो भुवन, ये लोग, ये डिस्कशन हमने पैनल डिस्कशन किया था, मैं मॉडरेट कर रहा था, और वो उन्होंने बताया 15 दिन। उसके नेक्स्ट डे मैं कानपुर गया और मैं गेस्ट था, यशपाल शर्मा जी की एक फिल्म रिलीज हुई, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो भी नए डायरेक्टर के साथ उन्होंने की, एग्जैक्टली 15 दिन। क्या CID हमने 111 किया था, 1 सिंगल शॉट, हाँ, 111 मिनट में। तो अभी हर कोई उसको, उस पैटर्न को फॉलो करने देखता है, शायद मतलब बजट के हिसाब से भी कम पड़ता होगा। रिहर्सल कर लो एक ही जगह पे, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का 1 सिंगल शॉट में खत्म कर दो। ये थोड़ा इसको एलैबोरेट करिए, वो जो आपने CID वाला जो है। CID का तो वो तो हमारे सिंह साहब का थॉट था कि उस वक्त शायद कोई डॉक्यू फिल्म थी,
जो आई थिंक 90 मिनट्स के आसपास का एक 88 ना, वही 88-90 मिनट्स के आसपास का एक डॉक्यू फिल्म थी जो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में था। और जब उसको देखा गया तो स्टैटिक शॉट दीवार पे लगाया, फिर वॉक करता है दीवार पे लगाया, तो मतलब ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं था। तो सिंह साहब ने बोला कि मतलब उन्होंने सोचा कि वी हैव टू डू समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, कैमरा शुडंट स्टॉप, कंटिन्यूस मूवमेंट होना चाहिए चाहे वो कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो, और उसको वन सिंगल शॉट में क्राइम हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और उसका क्लाइमैक्स भी होगा जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट भी है और एक फ्लैशबैक सीक्वेंस भी है, बट वन सिंगल शॉट। तो उन्होंने वो वन सिंगल शॉट, तो उन्होंने उसको कंसीव किया, बहुत राइटिंग हुआ, 90 पेज का बाउंड स्क्रिप्ट था, आर्टिस्ट सब उस पर वर्क करने लगे। काफ़ी सारे वो भी आर्टिस्ट थे जिनको लगा ये तो बेवकूफ़ी है, थोड़ी होने वाला है, काफ़ी थे कि चलो देखते हैं, हुआ तो हुआ, बट अल्टीमेटली सक्सेसफुल था। दिस इज़ अमेजिंग। मैं फैमिली मैन से जुड़ा हूँ, तो उसमें सीज़न 1 में एक 18 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है, सिंगल शॉट, लेकिन वो 18 मिनट है। दैट्स वन। सेकेंडली वो फाइट सीन है, ऐसा नहीं कि उसमें क्लाइमैक्स भी है, एक बॉम्ब ब्लास्ट भी है, इतने एलिमेंट्स नहीं थे उसमें, तो ये तो कमाल का है। ये इट कम्स वही बोला, सचिंद्र वत्स वाज द एडिटर पहले इनिशियली, एंड अभी वो डायरेक्शन में भी है। तो इवन सीआईडी में जब शूट करते हैं तो वन सिंगल शॉट्स 6 मिनट का, 7 मिनट का, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, मतलब ज़्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं होती। सर आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से होगा, वहाँ से आएगा, यहाँ पे भागेगा, कैमरा यहाँ पे आएगा, टेक करें सर, टेक करें, टेक, तो वो कर लेते हैं। हमको भी आदत हो गया, उनको भी पता है ये कर लेंगे, तो मिनिमम रिहर्सल्स के साथ लंबे लंबे शॉट्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी व्हाट इज दैट, जनावर में भी ट्राई किया, पता चला मैं वन सिंगल शॉट्स, तो पूरा सिंह साहब की देन है हमारे। अब क्योंकि सीआईडी की बात हो ही रही है, तो कितना फ़र्क आ गया है सोनी से नेटफ्लिक्स पे आने में? देखने वाले को नजरिया होगा, और बाकी तो सेम है सर। हाँ, प्लेटफॉर्म अलग होगा, शायद रीच बढ़ गई, लोग ज़्यादा लोग देखने लगे होंगे, बट वही हमारे लिए कुछ प्रोसेस आपका कोई बदला नहीं बिल्कुल भी। नेटफ्लिक्स वाली अलग एक्टिंग हम नहीं कर रहे। नहीं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। मेरा मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम सच में एंग्रॉस रहते हैं अपने काम में, तो उसके आगे की दुनिया में थोड़ा सा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो मैं पूछना चाह रहा तो ये था, जैसे क्या होता है कई बार, जैसे प्लेटफॉर्म चेंज हो गया तो थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया, तो जब पैसा बढ़ जाता है तो एज अ क्रिएटिव प्रोसेस थोड़ा लोग इंडल्जेंट हो जाते हैं, टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। तो वैसा कुछ नहीं है, वो वही ईमानदारी जो उस समय थी, वही प्रोसेस जो उस समय था, वही आज भी लेके चल रहा है। हमारे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है प्रभाल सर, ऑलमोस्ट वही स्कूल के हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे सिंगल शॉट्स पूरा अंदर। ओके, हाँ, वो है पूरा वो ट्रेल, वो अंदर ढूंढते हुए जा रही है, कंप्लीट बेडरूम में गया, देखा, पूरा सर्च, वो है इसमें भी। तो उस स्कूल से जो भी निकलता है तो वो एक फैसिनेशन होता है सिंगल शॉट का, आर्टिस्ट का भी, डायरेक्टर का भी। अच्छा, कोई दूसरा शो होता तो मैं ये भी कह सकता था कि नहीं, नेटफ्लिक्स पे आप आने लगे हैं तो आपकी रिकग्निशन बढ़ गई होगी। वो तो बिना नेटफ्लिक्स पे आई सीआईडी इतना पॉपुलर था हर जॉनर में। मेरे एक मित्र हैं, वो भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, उनका बेटा फ्रॉम द एज 6 टिल द एज 15 वो सीआईडी देख के खाना खाता था। इस तरह की कल्ट फॉलोइंग थी उस शो की। कुछ उसकी यादें, कुछ इस तरह की फॉलोइंग की यादें? सर ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है, कितने लोग आते हैं, बोला बेटा, जब तक बेटा छोड़ो, माँ, मदर, एजेड मदर, शी मस्ट बी 78-80, बोला खाना खाते समय भले ही यूट्यूब में सीआईडी लगाओ, अगर नहीं आ रहा है टीवी पे तो यूट्यूब लगाओ पुराने एपिसोड्स। इस मामले में लकी थे, जो बेटे थे वो बाप बन गए, तो दूसरे बच्चे आ गए, तो हम लोग सच में लकी थे उस मामले में कि जो ऑडियंस जो है ग्रो ही हुई है, मतलब और चूँकि ये फैमिली शो है तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होती, दादा पोता भाई बहन फैमिली देख सकते हैं इसको। ज़्यादा ग्रॉस हम नहीं दिखाते, रियल स्टोरी नहीं दिखाते, लैंग्वेज पे बार है, कुछ ऐसा नहीं करते। तो वो है, हम लोग बहुत लोगों से मिले हैं जो बचपन से बड़े हुए, बोले हम देखते थे, अभी उनके बच्चे देख रहे हैं। वो बोलते हैं ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो शायद हम लोग उनके घर पे तब जाते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं 10 बजे के आसपास। तो खाना खा रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा लगता है ये हमारे घर के सदस्य है। तो जब वो नहीं होते तो उनका खाना जाता नहीं अंदर, बोलते टीवी लगाओ, बोला नहीं है यूट्यूब लगाओ। तो जब वो देखते हैं इसी भी प्रद्युमन आ गया, अभिजीत आ गया, चलो अभी खाना सर्व करो, शायद वो होता होगा। इट्स द बॉडी मैकेनिज्म। पॉसिबल, अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हो सकता है इस तरह का कुछ एनालिसिस निकलेगा। आपकी जर्नी में रियलिटी शो भी आया,
तो वो भी वैसे ही था कि चलते चलते जो मिल गया कर लेते हैं चलो, या फिर रोहित सर की वजह से किया कि चलो? नहीं सर, मतलब मैंने उससे पहले झलक किया था। झलक दिखलाया हाँ, झलक भी किया था आपने, हाँ, yes। तो झलक दिखलाया जाए तो मेरे को जब फोन आया तो मैं बोला मैं डांसर तो हूँ नहीं। तो मुझे तो ये बोला गया था सर ये नॉन डांसर का ही शो है। बोला नहीं है, बट अपना सीआईडी में एक इमेज हो जाता है, फिर मैं वहाँ पे बैठ के डांस करूँगा। बोला नहीं, बोला नहीं, वेरी इट्स लाइक फॉर नॉन डांसर्स। उसने कन्विंस भी कर लिया। फिर जब स्टेज पे जाके देखा तो 11 में से 9 तो डांसर ही थे। सब अच्छे डांसर्स थे। फिर 2 लोग थे शायद, एक वो बॉक्सर था अखिल कुमार, एक मैं था, और बाकी सब डांसर ही थे। तो ऐसे फियर फैक्टर कभी जब आया था तो थोड़ा असमंजस में था, बट अल्टीमेटली चलो बोला कर लेते हैं। तो सिंह साहब से भी बात किया मैंने, बोला सर ऐसा है 1-2 महीने। बोला हाँ ठीक है कर ले। तो परमिशन लेके गया था मैं। ओके। हाँ, तो फियर फैक्टर भी किया। आपकी लाइफ में भी ऐसे ऑफर्स आए होंगे रियलिटी शोज वाले? हाँ आते हैं। कभी टेम्पटेशन नहीं हुआ चलो थोड़ा छाप लिया जाए? और नहीं, हाँ मतलब अभी तक तो एक्साइट नहीं किया इतना। अपने दूसरे काम कर लेता हूँ, कुछ सिनेमा वगैरह कर लेता हूँ, कुछ और दूसरी चीज़ें कर लेता हूँ, तो कॉम्पनसेट इधर से हो जाते हैं। बिग बॉस वालों ने नहीं बुलाया कभी? हर साल आई एम बुलाते हैं। श्योर। इस सवाल का जवाब मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा आपके मुंह से सुन लिया जाए कि कभी मतलब अटेम्प्ट नहीं किया कि बिग बॉस से देखिए 20-22 साल तो हम लोग कंटिन्यूस काम करते रहे, जी जी एकदम चक्की में। हाँ। और मेरे साथ ये रहा कि उसी दौरान मैं कम से कम साल में 1 या 2, कभी कभी 3 फिल्में करता रहा। तो वो पूरा 20-22 साल हम लोग कंटिन्यूस काम कर रहे थे। इधर बीच में जो गैप आया था उसमें भी कुछ आराम किया, कुछ काम अलग किए। तो कभी मतलब उस तरीके से सोचने को मिलता नहीं। जैसे दया ने कर लिया, कभी मूड हुआ इनका कर लिया, अदरवाइज जब ये चलने लगता है सीआईडी, और 2 एपिसोड बनाने हैं हफ्ते में, तो पूरा टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली। ये हफ्ते में 2 का ही रहा या कभी बीच में बढ़ा भी? एक समय तो 4 था। हाँ वही, एक समय 4 एपिसोड 1 आवर के एक ही वीक में बनाने पड़ते थे, और हम लोग एक सेट से दूसरे सेट। और हाँ, क्योंकि टीवी में होता है ना कि कोई चीज़ चल रही है तो भाई जितना उसको, हाँ वो एक समय था टीवी क्या है तो। बट ये 2 एपिसोड हम लोग सालों साल बनाते रहते हैं, बना रहे हैं तब से। तो अब तो फैमिली ही होंगे आप लोग सब, सीआईडी सीआईडी फैमिली। हाँ, सीआईडी ज़्यादा टाइम साथ में बिताते हैं अदर देन योर एक्चुअल फैमिली। ट्रू। कितने दिन हफ्ते में, जब 2 एपिसोड का रहता होगा तो कितने दिन शूट करते हैं? 6 दिन तो होते ही हैं, 7 दिन 6 दिन तो मिनिमम हफ्ते में ना। मैंने 22 से 25 दिन पकड़ लो, ऑन एन एवरेज 22 डेज मिनिमम। इट कैन गो टू 26, 27, 28। ओह, अब ये कुछ ऐसी बिहाइंड द सीन सीआईडी से जुड़ी हुई फिल्म के बारे में तो बहुत ज़्यादा हम आपसे नहीं कुरेद सकते, लेकिन फिल्म में भी कुछ 15 दिन की शूट में कुछ ऐसा, कोई ऐसा वाक़या जो याद रह गया हो, या जिसको सोच के एक मुस्कान आ जाती हो चेहरे पे? फिल्म के दौरान ऐसा, क्योंकि हमारा एक टाइम शेड्यूल में कंप्लीट करना था, तो उतना लीजर टाइम मिलता नहीं था। और हमारे कॉम्बिनेशन के डेट्स होते थे, जैसे बरखा जी का है या सोनाली जी का इनके साथ है, या मेरे साथ है, या मेरा जरीना जी के साथ है। तो वो कंस्टेंट टाइम होता था। जब मेरा जरीना जी के साथ होता तो ये नहीं रहते थे। ओके। हाँ, सीआईडी में क्या पूरा परिवार एक साथ बैठा रहता था, एक ही सेट पे, कोई सीन में हो ना हो, ही इज देयर ऑन द सेट। अच्छा। हाँ, तो पूरा दिन साथ में रहते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के डेट्स हैं। एक दिन सोनाली जी का है, इनका है, बरखा का, उस दिन मैं नहीं हूँ। तो वैसे कॉम्बिनेशन, तो पूरी टीम एक साथ मेरे अंदर से शायद नहीं बैठी उसमें। कम बैठे। हाँ, और इसकी प्रेप के लिए कोई वर्कशॉप वगैरह आप लोगों ने साथ में करी या सीधे सेट पे ही आए? नहीं, हम लोग उससे पहले मिले थे, कपल ऑफ टाइम्स वी मेट एट द ऑफिस। हम लोग मिले थे हमारी टीम के साथ। रफ रिहर्सल्स, लुक टेस्ट, वो सब एक साथ हुआ। एंड सब ओके होने के बाद सबको एक एक अपना कॉपी दे दिया डायलॉग्स का, रट लो। एक एक्टर की ज़िंदगी में रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म ये चलते रहते हैं। अब आसान है, पहले मुश्किल था, या अभी भी उतना ही मुश्किल है, या कभी मुश्किल रहा ही नहीं? सर आपसे रिजेक्शन। वही है जो दया का एटीट्यूड है, आप लेते कैसे हो उसको। हाँ, तो absolutely। उसके ऊपर है।
अगर आप उस ट्रैप में फंस जाओगे तो फिर, बिकॉज इससे जॉब, अब ये प्रोफेशनल जॉब है, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सेटअप में आप फिट हो तो ठीक है, नई सेटअप में फिट हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप काउंटर हो। इस तरीके से सोचेंगे तो बेटर रहेगा। ये हमेशा से ही इसी तरह की सोच ये थी? जद्दोजहद हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। हम लोग जब आए थे तब भी कुछ काम किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। मेरा ख्याल है अपना तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये शूटिंग में पैसा खर्चा होता है, तो जब आपको काम मिला तो वो उस समय अगर आपने टाइम बर्बाद किया डायलॉग याद करने में और परफॉर्म करने में, तो शायद थोड़े आप पीछे चले जाओगे। तो जो भी प्रिपरेशन है, थिएटर करो, कुछ और चीज़ें देखने समझने की अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अपने यहाँ तैयारी कम होती है, बाकी सब चीज़ें में ध्यान भटकता रहता है। तो पर्टिकुलर, और कैमरा इतना करीबी है कि आपका मतलब सांस तक पकड़ता है, तो आपकी जो ऑनेस्टी है वो देख लेती है, ऑडियंस को भी समझ में आती है, डायरेक्टर को सेट में भी समझ में आता है। True. तो सबको समझ में आता है। तो रिजेक्शन वगैरह कभी पर्सनली परेशान नहीं है इसके लिए। पर बैंडिट क्वीन के बाद की मेमोरी, जैसे मनोज सर का एक इंटरव्यू था कि बैंडिट क्वीन के बाद उनको लगा कि अब चीज़ें एकदम से बदलेंगी, नहीं हुआ ऐसा। तो आपकी क्या उसके बैंडिट क्वीन के साथ की मेमोरी है? जब बैंडिट क्वीन जब शूट हुई तो मैं थिएटर में ही था, श्री राम रेपर्टरी में, और दिल्ली में सब इसकी कास्टिंग हुई थी, शूटिंग हो गई, फिल्म हो गई, फिल्म ख़त्म की, वो चले गए, मैं वापस थिएटर में आ गया। तो वो ऐसा कुछ नहीं रहा कि अभी ये फिल्म आ जाएगी तो कुछ बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मुंबई आए तो वो वैसे भी वो रिलीज़ में फंस गई थी पिक्चर। फिर वो एक पहली बार जब पर्दे में देखा था, फिर वो ऐसे हर एक्टर के, हर आदमी के इस जर्नी में होता है कि इस पिक्चर से ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये काम के बाद ऐसा हो जाएगा, अब तो आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है यही है, मैं इसीलिए बोला ये जर्नी है। तो आप जो भी है, जैसे भी है, उसके साथ चलते रहिए बस। कभी कुछ वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये एक रिकग्निशन के लिए लड़ाई होती है पहले, कि आपको एज एन एक्टर, आपको दुनिया, इंडस्ट्री समझे या माने कि आप भी इसे, यहाँ पे शुरुआत वाला जो है दौर, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सबके लिए है। आपने बहुत काम किया होगा लेकिन लोगों को नहीं पता। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके लिए जद्दोजहद है। लेकिन जब आपकी मुट्ठी खुल गई, आप जिस कैलिबर के एक्टर हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने आप को अपने पे काम कर रहे हो, दूसरे प्रोजेक्ट में और बेटर, तीसरे प्रोजेक्ट में और बेटर, या जहाँ तक आपको पहुँचना है पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आप भगवत गीता पढ़ते हैं या उसका आत्मसात कर रखा है आपने। ये स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति है आपकी कि ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। नहीं, मैं हूँ ऐसा, ये मतलब ऐसा ही है। आपका क्या आंदोलित नहीं करती चीज़ें। और आपके उसमें जो ओवरऑल ऑरा है उसमें भी दिखता है ना सर? दया सर, एब्सोल्युटली, एकदम ठीक है। अच्छा, ठीक है। सीआईडी में सब वही, सबने कलर पकड़ लिया है, हर आदमी एकदम बेफिक्र है। हमारे रिजेक्शन को लेकर आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? नहीं, कभी लिया ही नहीं कुछ नहीं। अच्छा, थैंकफुली रिजेक्शन हुआ भी नहीं है, तो शायद मैंने चखा नहीं होगा। होता है ना, रिजेक्शन का फीलिंग होता है। मैं कभी गया नहीं कहीं, सामने से उठा के लेकर गया, अब वो रिजेक्शन तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मैंने काम कर लिया, अब तो मैं निकल गया। मेरे को उसके बाद उसने बुलाया, नहीं बुलाया, होगा नहीं होगा, आई डोंट थिंक अबाउट इट। सो इट इज़ फॉर मी, आई वुड से, मैंने कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया शायद करके। मुझे उसका घाव या उसका दर्द, आई नेवर फेल्ट इट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर होगा भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सक्सेस का नहीं होता है, डिप्रेशन का नहीं होता है, कोई चीज़ का। हमारे यहाँ पे सब ऐसे ही है, जैसे आदित्य सर है वैसे हमारे साडम सर है, वैसे बाकी के लोग हैं, सब चिल्ड आउट है, सब स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में। तो भैया ऐसा है कि आप अभिनेता हों, क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कोशिश करिए एक बार सीआईडी के सेट पे काम कर लीजिए, तो आपको बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। मुझे ये जो आपने बात कही, बड़ी कमाल की बात है। नीरज पांडे जो हमारे फिल्म मेकर, मैंने उनके साथ एक स्पेशल ऑप्स करी, वेंसडे जिन्होंने बनाई है, स्पेशल ऑप्स करके एक शो था, वो मैंने किया था। तो मेरा तीसरे ऑडिशन में उन्होंने मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने उनसे ये बात कही कि जब पहले 2 में नहीं हुआ था तो बड़ा दिल टूट गया था। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो आपने कही कि अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर तुमको ऑडिशन के लिए बुला रहा है, मतलब वो तुम में कुछ देख रहा है। अगर वो नहीं होता है तो मतलब वो किरदार में तुम फिट नहीं होते, तुम थोड़ी खराब हो।
तो वो कभी भी एक एक्टर को ये नहीं, जो आपने बात कही बड़ी कमाल की बिल्कुल, पर ये हो नहीं पाता है, लोग इस तरह से सोच नहीं पाते हैं। लेकिन ठीक है, बड़ी सीरियस बातें हो गई थोड़ा सा। सर ये सवाल आप दोनों से ही है, 18-19 से 24 तक, 2018 से 24 तक CID नहीं ऑन एयर था और फिर नेटफ्लिक्स पे वापस आया 24 में, राइट? नहीं, पहले सोनी पे ही आया, पहले सोनी पे आया। अच्छा सोनी ने बाद में सबलेट किया, कुछ राइट्स होगा उनका। अच्छा, तो अभी सोनी पे भी आता है, सोनी लिव पे भी आता है और नेटफ्लिक्स पे भी नेटफ्लिक्स पे भी आता है। तो ये जो 6 साल नहीं था, ऑब्वियसली आप लोग अपने अलग अलग कामों में बिजी थे, फिर वो 6 साल बाद वापस जब आए तो वॉज इट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, और थोड़ा समय लगा वो केमिस्ट्री बनाने में? नहीं। हाँ, मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। CIF किया ना बाद में। नहीं, मतलब बीच में बहुत कुछ किया, बट पहले दिन 2018 में ऑफ एयर हुआ, देन 2019 में CF किया। नहीं, मतलब CID शुरू हुआ जब 6 साल के बाद। हाँ। तो मतलब ऐसा ही लगा, तब जहाँ से रुका था वहीं से शुरू वहीं हुआ। से। हाँ, बिकॉज एक्शन। गैप नहीं आया, बिकॉज 2018 में शो ऑफ एयर हो गया जी। 2019 में हमने दंगल के लिए CIF साथ में किया, अच्छा, और वो चला 2019 एंड तक, कोविड से पहले, जस्ट पहले। ओके इट वेंट ऑफ एयर इन द जैन ऑफ 2020, और मेरे अंदर से मार्च से कोविड स्टार्ट हुआ। ओके, तो टेक्निकली 3-4 साल ही रहे जो। हाँ, मतलब 20 एक 220 221, ये तो कोविड में गया पूरा। एक साल तो मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स में हम लोग बाहर नहीं निकले। तो 2021-22 के बाद ही थोड़ा काम फिर से शुरू किया, फिल्म किया या जो भी है 2022 के बाद। तो उस वक्त वी आर प्लानिंग टू मेक अ फिल्म ऑन CID, तो वो भी हमने कोशिश किया, पूरा स्क्रिप्ट हमने रेडी किया, एंड वी आर प्लानिंग टू शूट अ फिल्म CID पोस्ट CID, मतलब CID का जो लाइफ है आफ्टर CID जो खत्म हुआ 2018 में, हमारा जो शो खत्म हुआ, उसके बाद ये कॉप्स अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा। उनके लाइफ के ऊपर एक फिल्म हम प्लान कर रहे थे। उसका पूरा स्क्रिप्ट रेडी था, और उसी को लेके हम लोग घूम रहे थे कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस उसको प्रोड्यूस करने की सोचेगा। तो ये CID का ऑफर फिर से आ गया फ्रॉम द चैनल, दे आर प्लानिंग टू रीलॉन्च द ओल्ड टीम, द ओल्ड शो इज कमिंग बैक। तो स्टार्ट हो गया 2024 नवंबर से। आदित्य सर, वही मैं अभी कट हुआ था ब्लैक फ्राइडे की बात, मैंने कहा सर से दरवाज़ा तोड़ना और रोहित शेट्टी यूनिवर्स, इसकी बात करें और आपसे ब्लैक फ्राइडे की बात ना करें तो फिर अधूरा है। ब्लैक फ्राइडे एक तो है कमाल की फिल्म, पर बनी बहुत ही अभावों में। क्या सोच थी, क्या कैसा माहौल रहा है, क्या यादें हैं उस फिल्म की आपकी? वो मतलब वाइल्ड शूटिंग तो पता नहीं था क्या बन रहा है। मतलब बुक तो सबने पढ़ी, और उसमें भी ensemble की बात करें ना, मतलब के मेनन वाज देयर एंड पवन मल्होत्रा थे जी। तो काम करते गए, और अनुराग मेरे ख्याल है उस समय नटी के साथ, जो नटराजन कैमरामैन के साथ, वो कैंडिड पिक्चर, बहुत सारी कैंडिड शूट हुई है। तो वो उसका एक अलग मज़ा था, सेट पे तो था नहीं, रियल लोकेशन पे जाना, रियल लोकेशन पे करना, और ट्रैवलिंग बहुत थी, दिल्ली, रामपुर और जयपुर, राजस्थान, मुंबई में भी कैमरे छुपा के कैंडिड शूट करना, जैसे हम लोग CID में बहुत करते हैं, बट वो कैंडिड शूट हुई है, बहुत अलग अलग जगहों पे शूट हुई। तो वो एक होता है कि एक सेट पे जाना या एक कॉन्सनट्रेटेड पिक्चर बनाना, आपको पता नहीं चलता था। आज आपका एक शॉट यहाँ हुआ, कल कलकत्ता में हो रहा है, परसों जयपुर में हो रहा है। बस थ्रेड है एज एन एक्टर, आपने जो अपना ग्राफ बनाया हुआ है, तो वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस ही रहा है। लेकिन जब वो बन के आई, जो अनुराग के दिमाग में होगी, जो डायरेक्टर के दिमाग में सिनेमा होता है, एक्टर, मैं स्कैटर्ड काम किया था, इसलिए मुझे उतना ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत ही इंटेंस काम कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर सीन आया, उसको किया, फिर ये सीन आया, इसको किया, फिर आज कलकत्ता में हूँ, कल जयपुर में किया, फिर बोला दिल्ली में शूट है, फिर दिल्ली में चले गए। तो और बहुत लंबे स्पैन तक बनी वो फिल्म, चूँकि बीच में शायद थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ, फिर रुकी, फिर बनी, 1 महीने बाद दूसरा शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल। लेकिन वो जो फाइनल प्रोडक्ट आया, वो एक मेस्मराइजिंग था, और अनुराग का वन ऑफ द फाइनेस्ट
वर्क था मुझे लगता है। तभी भी वो वैसे ही काम करते थे कि सेट पे ही लिख दिया और इम्प्रोवाइज हाँ हाँ, नहीं वो इम्प्रोवाइज पे तो वो कभी रोकते नहीं हैं अनुराग। स्क्रिप्ट लगभग रेडी ही थी उस समय, लेकिन वो एक्टर को काफ़ी छूट देते हैं काम करने के लिए। अगर कुछ लाइनें लिख दी, कुछ आपने लिख दी, मतलब एक्टर ने इम्प्रोवाइज कर दी, वो उसके मूल पे ही जाते हैं कि सीन का मुद्दा क्या है। वो ऐसा कुछ बहुत रिटर्न उनका कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। दया सर, आपका एक्सपीरियंस रोहित शेट्टी सर के साथ और दोनों में जानना चाहूँगा। एज ए डायरेक्टर आपने काफ़ी उनके साथ काम किया है और एज अ होस्ट ऑल्सो आपने उनके शो में यू वर अ कंटेस्टेंट। एज अ डायरेक्टर पहले तो बताएं कि कैसा रहा है उनके साथ काम। रोहित छोटा नहीं सोचता। रोहित मतलब बड़ा, लार्जर देन लाइफ। रोहित आई थिंक उनके वो अंदर वो चिपे नहीं है कि छोटा कुछ बनाऊं मैं, चलो आज टाइम है तो लेट्स मेक अ स्मॉल फिल्म। उनका स्मॉल फिल्म भी बिग होता है। तो रोहित इज समथिंग हु कैन थिंक ओनली बिग। कितनी भी छोटी फिल्म क्यों ना हो, छोटा कंटेंट क्यों ना हो, बड़ा ही सोचता है वो आदमी। एंड ही हैज कम अप द हार्ड वे। मतलब ऐसे असिस्टेंट टू अ स्टंटमैन, मास्टर जी के नीचे काम कर करके, फिर डायरेक्टर को असिस्ट करके, यू नो, ही हैज कम द हार्ड वे। सो उनको फिल्म मेकिंग का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मालूम है। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, अभी तो स्क्रिप्ट में भी इन्वॉल्व रहते हैं वो। पहले फाइट्स में थे, फाइट से डायरेक्शन में आ गए, डायरेक्शन से अभी स्क्रिप्टिंग पे आ गए, अब एडिट वेडिट। अभी भी मेरे अंदाज से जो फिल्म शूट करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे द फर्स्ट थिंग ही डज इज गोज टू द एडिटिंग रूम। आज जो मैंने शूट किया है वो कैसे उसको लाइन अप करना है, क्या है, कैसे आया। तो ही लिव्स ब्रीथ्स ईट्स फिल्म्स। उनके लिए और कुछ नहीं है। सो वेरी डेडिकेटेड है वो। एंड एज अ पर्सन तो मतलब क्या बताऊँ, वंडरफुल गाय। हेल्थ फ्रीक शुरू से ही। हाँ, मतलब 15-16 साल की उम्र से जिम में जाना वो तो मतलब शुरू से ही था। उनके फादर भी वैसे ही रहे। तो हेल्थ फ्रीक तो आज भी है, पता नहीं टाइम मिलता है नहीं मिलता, आई हैव नो आइडिया। एंड एज अ होस्ट व्हेन आई वाज डूइंग फियर फैक्टर, आई न्यू रोहित फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक अभी 25 साल ऊपर हो गया, मोर देन 25 ईयर्स। बट जब हम फेयर फैक्टर कर रहे थे, मैंने कभी उनसे क्या रोहित भाई कैसे, आई नेवर डिड दैट। एंड ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट। हम लोग थ्रू आउट जितने भी दिन थे, मैंने कभी जाके उनको वो जो ओवर फ्रेंडली किया, ये तो मेरा दोस्त है पुराना, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। आई ऑलवेज रिफर टू हिम एज रोहित सर। ही इज यंगर टू मी, 3-4 साल से मेरे से छोटे हैं वो, बट मैं उनको सर ही बोलता था, रोहित सर, हाँ रोहित सर। तो और ही इज अ होस्ट, आई एम वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स। मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करेंगे। तो ऑलवेज केप्ट द डिस्टेंस। कभी ओवर फ्रेंडली या जाके बगल में बैठ के सर अभी मैं इसमें क्या करूँ, नहीं, मैं कभी नहीं जाता था उनके पास। वो अपना चेयर लगा के, उनका अलग एरिया, होल्डिंग एरिया होता था, कंटेस्टेंट्स का अलग होल्डिंग एरिया होता था। काफ़ी सारे हमारे कंटेस्टेंट जाके रोहित सर के साथ पैली होते थे। आई नेवर डिड दैट बिकॉज एथिकली मुझे रॉन्ग लगता था। बट द डे जब एलिमिनेट हुआ, तब उन्होंने बोला सबके सामने कि आई नो दिस गाय फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड। मतलब यार बताया नहीं तू, मतलब तू बड़ा सुम में बैठा रहता था। मैं बोला क्या बताना क्या है, जस्ट आई मीन इज अ ओल्ड फ्रेंड, बट ठीक है, ही इज डूइंग हिज जॉब, आई एम डूइंग माइन। तो वो कभी उसको हमने मिक्स नहीं किया। तो आज भी वो रेस्पेक्ट है। इफ ही कॉल्स मी आई गो, अदरवाइज रोहित सर आपकी फिल्म आ रही है, नेवर, आई डोंट डू दैट, मैं नहीं कर सकता। बट उनको है वो दिमाग में। इवन सिंघम अगेन में जो हुआ, आई थिंक 70% ऑफ द फिल्म कंप्लीट हो गई थी जब उन्होंने मुझे बुलाया अच्छा फिल्म के लिए। तो दे कॉल्ड मी, मैंने उनको बोला यार फिल्म तो कंप्लीट हो गई ना ऑलमोस्ट 70। बोला नहीं सर, आपका ट्रैक है अभी, उसको शूट करना है। उसके बाद जाके वो शूट किया। सिंघम फ्रेंचाइज की भी कुछ मेमोरीज अजय सर के साथ, अजय देवगन सर के साथ। सब वंडरफुल गाय। मतलब उनका एक अलग, जैसे स्क्रीन पे जो दिखता है वो ठहराव वही है, वो डिमिनर वही रहेगा उनका, एक ऑरा लेके चलता है वो आदमी। तो अगेन आई सेड, आई गिव दैट स्पेस। आई डोंट लाइक टू क्लाइम ऑन टू एनीबॉडी शोल्डर कि अजय सर अरे वो मैंने आपकी वो देखी, नहीं, आई डोंट डू दैट, मैं नहीं कर सकता। सुबह मिले, गुड मॉर्निंग सर, शाम को कहा थैंक यू सर, बाय बाय सर, बस, उससे ज़्यादा नहीं। आई डोंट वांट टू गेट पैली, या उनको ऐसा लगे यार थोड़ा यू नो अपने सेफ्टी एरिया में ब्रीच कर रही है, वो ऐसा वो फील मैं नहीं देता किसी को। तो जहाँ तक आप डिस्टेंस में रहते हो, दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी डिसेंट एंड थरो प्रोफेशनल। आई मीन पता चलता है कि वो अगर उस जगह पे है वो क्यों है, वो कुछ अलग देते हैं वो लोग। तो ही डस, उनका जो काम है आज भी
ही इज सो परफेक्ट, क्या सीन है, कैसे करना, ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ। तो उनको मालूम है क्या शॉट कैसा है, लाइट किधर लगा है, क्या टेक है, कहाँ से end, सब ही नोज एवरीथिंग। उनका मालूम है, दूसरे का भी मालूम है उनको। सो इज दैट गुड। तो अगर आज इस जगह पे है तो रीजन इज दैट प्रोफेशनलिज्म, दैट इन्वॉल्वमेंट इन दैट, जो उनका जो क्राफ्ट है उसमें। आदित्य सर, क्लोजिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले गुलाल की कुछ मेमोरीज। और अनुराग सर से मुलाकात होती है अभी भी? नहीं, जनरली हम लोग नहीं मिले। अभी मुलाकात हुई थी वो अंधेरी में। सत्या का 25 ईयर्स। अच्छा, 25 ईयर अभी हम जी लोग जी 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 सेलिब्रेट किया था। तो सारी ओल्ड कास्ट आई थी, रामू जी, जी और जी। अनुराग और सब लोग मिले थे। एक इवनिंग हमने अच्छी नॉस्टैल्जिक बिताई साथ में। सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, Of अपने course, अपने। सो वो अपनी जगह बिजी हैं, हम लोग अपनी जगह बिजी हैं, बट रिस्पेक्ट है उसके काम को लेके। वो अपना काम करते रहते हैं। के सर के साथ कुछ यादें? के सर के साथ? के साथ शुरुआत में हम लोगों ने 4-5 फिल्में साथ में की, कुछ सैटरडे सस्पेंस भी किया था। वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे एक्टर के साथ काम करो तो बड़ा अच्छा लगता है। आप ऑन टोज रहते हैं, सीखने को मिलता है। तो वो भी बहुत पैशनेट है जी जी। और हाईली टैलेंटेड। इधर नहीं काम हुआ, लेकिन 4-5 काम हम लोगों ने साथ में किया है। मेरा सौभाग्य रहा स्पेशल ऑप्स उनके साथ काम करने का, और मेरा जो पहला ही सीन था उसमें मैं फ्रीज हो गया था उनके सामने। तो हमने खूब रिहर्सल की, और जब शॉट हुआ, जब कैमरा रोल हुआ, तो कोई दूसरा आदमी आया। मतलब जो द पर्सन हु वॉक्ड इन वाज नॉट के मेनन, वाज हिम्मत सिंह। इक्विप्ड एक्टर है। और उनकी आंखों में आई हैड टू लुक इन द आई, एंड द मोमेंट आई लुक्ड इन द आई, आई फॉरगॉट मेरी लाइन कुछ नहीं थी, नहीं अभी वो नहीं आई। उसके बाद 2 लाइनें और थी ऐसी, और फिर मुझे जाके अपने को गोली मारनी थी। मैं वो 4-3 लाइनें भूल गया बिकॉज ऑफ दैट इंटेंसिटी। दीज आर अमेजिंग एक्टर्स ऑफ कोर्स। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उनके साथ काम किया, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठ के आज संवाद कर पा रहे हैं। बस कुछ आखिरी क्लोजिंग क्वेश्चंस, हालांकि क्लोजिंग क्वेश्चंस भी हमने ले लिए। हाँ, कमबैक का एक्सपीरियंस सीआईडी का? वंडरफुल, बहुत बढ़िया रहा। आई मीन हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा रिस्पांस मिला है, लोगों ने उतना ही प्यार दिया। आई मीन आफ्टर 6 years कमिंग बैक ऑन एयर, सब 6-6 साल बुजुर्ग हो चुके थे। शिवाई सर, आदित्य सर, माई सेल्फ एंड रेस्ट ऑफ द कास्ट। बट हाथों हाथ लिया लोगों ने, एंड एपिसोड्स भी बहुत बढ़िया बने थे। स्टार्टिंग के जो कुछ एपिसोड्स बहुत ही अच्छे बने थे, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। नेटफ्लिक्स में भी मेरे अंदर से बहुत अच्छा कर रहा है। आपका सर एक्सपीरियंस? नहीं, मज़ा आ रहा है। एक सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कुछ शोज़ होते हैं कि एक समय बाद वो डेटेड हो जाते हैं, उसके बाद वो रेलेवेंस खो देते हैं, पर 6 साल बाद वापस आना और उसी तरह का प्यार मिलना सेज अ लॉट अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस। नहीं, एक्चुअली सर, अगर 21 साल पहले भी रहा है, हाँ। तो वो हमारे लिए तो नहीं रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, द लॉयल ऑडियंस जो हमको देखती थी, पसंद करते थे। इनिशियली शायद स्टोरी की वजह से देखते होंगे, देन दे स्टार्टेड रिलेटिंग टू द कैरेक्टर्स। ये हमारे एसीपी सर है, ये मेरे काका है, ये आदित्य सर है, मेरे अंकल है, दे स्टार्टेड रिलेटिंग दोज किड्स। अब 6 साल के बाद जब वापस आ रहे हैं, वैसे ही प्यार मिलना, मतलब कहीं ना तो कहीं मे बी दे हैव ग्रोन 6 years आगे, बट सिंस देन दे हैव नॉट लॉस्ट दैट लव, एंड इट इज बिकॉज ऑफ देम, द ऑडियंस हु वॉच सीआईडी। जो हमारा एक फैन बेस है सीआईडी का, वही लॉयल फैंस है। दे हैव कम बैक अगेन, एंड आई थिंक विद मच मोर एनर्जी। तो उनके लिए एक लाइन, जो फैंस हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है हमेशा से आप। सर, उनके लिए लाइन क्या, हमारा लाइफ उनके लिए। अरे लाइन बहुत छोटी चीज है, उनको क्या दे सर, मतलब उन्होंने इतना दिया है, वी कांट एक्सपेक्ट मोर। सो हमको ये प्रेशर रहता है हमेशा, इवन व्हेन वी शूट फॉर सीआईडी, कि यार ये सीन इतना पतला क्यों है, ये सीन में ऐसा क्यों है, यार ऐसा मत करो यार। बिकॉज हमको वो, हम लोग एजिटेटेड रहते हैं कि व्हेन दोज पीपल हैव गिवन सो मच लव, तो लेट अस गिव समथिंग गुड। तो ये हल्का हल्का सीन्स मत डालो, इट हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, तो दैट इज द प्रेशर ऑफ द ऑडियंस, जो हम लोग वहां पे बैठ के बहस करते रहते हैं, यार कुछ बेटर लिखो, इससे बेटर लिखो। वी कीप पुशिंग देम। So as actors you are basically involved in the creative process. ऐसा नहीं कि जो आ गया लिख के वो बोल दो, ख़त्म करो। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हमें लगभग सीन बहुत अलग नहीं होते, हालांकि स्टोरीज अलग होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है इंटरोगेशन सीन, तो वी ट्राई टू
कि अगर पिछले एपिसोड में भी सेम तरीके से किया है तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, तो भी कीप ट्राइंग कि कुछ नयापन लाएं, कुछ उसमें कभी ह्यूमर कभी कुछ, तो इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। वन वर्ड फॉर हमारे प्यारे एसीपी प्रद्युमन शिवाजी सर के लिए। वन वर्ड नहीं, एक लाइन तो होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो मतलब गार्जियन है सीआईडी अरे के। क्या बात है। वो सर? हमारे वो पावर हाउस है, वो जो है ना, उनका इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो उन्हीं से सब हम लोग प्रकाशित होते हैं। ही इज़ अ जनरेटर ऑफ सीआईडी। ही इज़ द ब्रेन विच कनेक्ट्स एंटायर बॉडी। हमारा मतलब शरीर अगर अपंग भी हो जाए ना, जब ब्रेन कमांड करता है तो वो हाथ उठता है, तो वैसा है वो। तो ही कंट्रोल्स द एंटायर सिस्टम, सीआईडी। तो ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड द शो, बिहाइंड ऑल द कैरेक्टर्स। तो अगर जब तक वो चलता रहेगा, साथ में शरीर भी चलेगा। दयानंद शेट्टी आदित्य श्रीवास्तव के लिए अगर एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करना हो तो? ही इज़ ब्रिलियंट, वाह। एज एन एक्टर इज़ ब्रिलियंट। और आज नहीं, मतलब सिंस द टाइम हमने सत्या के टाइम से देख रहे हैं, उससे पहले मैंने सर का कुछ काम टीवी पे, जीवी पे, जैसे सैटरडे सस्पेंस जैसे बोला, ये मैंने कुछ शोज देखे थे, बट उस वक्त मैं पर्सनली इनको नहीं जानता था। बट सिंस सत्या आई हैव सीन वॉट एवर वर्क इज एब्सोल्युटली मतलब मेस्मराइजिंग है, ऑल हिज परफॉर्मेंसेस। तो मैं कुछ बोलूँ वो बात छोटी हो जाएगी। आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स। आई मीन इस कैलिबर के एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम है। कुछ स्टार्स बन जाते हैं, बट कुछ जेन्युइनली जो होते हैं इस बारे में दया के लिए, इंस्पेक्टर दया के लिए एक्सपेक्ट। दया जो है वो सोने के दिल वाला है। और दयानंद शेट्टी के लिए दोनों दया। अच्छा, अरे वाह, क्या यार इंस्पेक्टर दया तो खैर ठीक है, वो तो कोलीग है, और मैं दया की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है। नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छे लोगों का साथ मिला है तभी ये इतना लंबा चला। जी जी। सीआईडी, बिकॉज ये लोग प्योर लोग हैं। साटम साहब, दया, तो कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं किसी को, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी, वैसा वाला माहौल है। तो ये चलने का मतलब है कि हम लोग डेस्टाइन्ड थे, ऐसे 20, 25, 28 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता। किसी भी मशीनरी का प्रॉब्लम वही है, अगर एक कोई बोलता है, उसको अगर कोई उसका विरोध करता है, तब जाके रिफ्ट शुरू हो जाता है। अगर किसी ने कुछ बोला, हेड ऑफ द फैमिली बोलता है, भले आपको पता है कि वो गलत है, पर फिर भी मान लो, बिकॉज वो हेड ऑफ द फैमिली ने बोला। मशीनरी वैसे ही चलता है। तो ये वही ऑयलिंग बहुत परफेक्ट है यहाँ पे। दोनों में सीरियस कौन है और ज़्यादा ये खिलवाड़ी? सीरियस है। अच्छा, बहुत सीरियस हूँ। सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको देख के ज़्यादा लग रहा है कि आप सीरियस हैं। नहीं, बहुत मजा किया, बहुत कॉमेडी करते हैं। ओके, हमें अपना जवाब मिल गया है, हमारा जवाब मिल गया है, आपको कैमरे में दिखाई पड़ेगा। बट सर, चलते चलते हेलो नॉक नॉक कौन है के लिए एक मतलब दर्शक क्यों आए और उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक यूनिक स्टोरी है और थ्रिलर फिल्म है थोड़ा सा, और 5-6 अलग अलग तरीके के कैरेक्टर एक ही जगह पे बंद हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसा प्यार आप लोग हम लोगों को देते हैं, अभी तक दे रहे हैं, वो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस फिल्म को भी दीजिए। डेट अनाउंस हो गई है ना हमारी? तो हमारी फिल्म जो है 7 नवंबर को आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। प्लीज़ वॉच हेलो नॉक नॉक कौन है। यस, 7 नवंबर को रिलीज़ हो रही है इन अ थिएटर नियर टू योर प्लेस। एंड फिल्म बहुत अच्छी बनी है, स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, एक्टर्स तो है ही हैं, वंडरफुल ही हैं सभी एक्टर्स, बट चूँकि स्टोरी बहुत अच्छा है और हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, तो इट कीप्स यू हुक्ड। इट्स अ क्लोज रूम मिस्ट्री, ज़्यादा क्या बोलते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन, बट आपको वो इट कीप्स यू गेसिंग कि एग्जैक्टली इसमें कल्पिट है कौन। इट्स नॉट अ मर्डर मिस्ट्री, देयर इज नथिंग मर्डर वर्डर कुछ नहीं है, हम दोनों कॉप्स नहीं हैं, वी आर 2 डिफरेंट नॉर्मल पीपल। इट्स अबाउट कैरेक्टर्स, कैसे अलग अलग, वेरी कंटेम्प्रेरी, आजकल जैसे लोग होते हैं,
कुछ लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं ना, यहाँ पे कुछ होता है वहाँ पे कुछ होता है, ऐसे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं. तो इट्स ऑल अबाउट दैट. तो आई थिंक यू नीड टू लव दिस फिल्म. तो 7 नवंबर को बिल्कुल देखिए इस फिल्म को. हेलो नॉक नॉक कौन है. थैंक यू. थैंक यू. हम तो चले थे जानिब मंजिल पे अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया. 7 नवंबर को ये कारवां हेलो नॉक नॉक कौन है के रूप में आपके सामने आपके सिनेमाघरों में आ रहा है. और जितना प्यार आपने सीआईडी को, दया को, अभिजीत को दिया है, उतना ही प्यार हेलो नॉक नॉक कौन है 7 नवंबर आपके नज़दीकी थिएटर में ज़रूर जाइए देखने. इन दो बेहतरीन कलाकारों को देखिए और साथ ही और भी जो इस फिल्म में कलाकार हैं उनको देखिए और इस कहानी का मज़ा लीजिए. बहुत मज़ा आया. हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.